कुछ फॉर्मूला स्टडी किए थे विच हैड टू डू विद मासेस ऑन अ स्प्रिंग। ठीक है, मास ऑन अ स्प्रिंग, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा का रूट के बाय एम। कल स्टडी किया था। मास ऑन अ स्प्रिंग की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है रूट के बाय एम, और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एम बाय के। सो दिस वाज द बेसिक स्प्रिंग जो हमारी होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है ये इसका फॉर्मूला, इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट आइडिया इज, सपोज हमारी ये जो स्प्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकली कनेक्टेड है। तो सपोज मेरे पास इस तरह से ये मास है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है, ये रहा, अगर ये मास में हटा दो, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। ठीक है, स्प्रिंग नेचुरली यहाँ तक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है। अगर मैं इस पर मास लगाऊं तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट आया, ये मास के इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे मास इक्विलिब्रियम में। ओके, इक्विलिब्रियम मतलब मास पे नेट फोर्स जीरो है। तो ये चीज़ आप स्टडी कर चुके हो एनएलएम में। क्या हो रहा है, इस पे, इस मास पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी का फोर्स नीचे और स्प्रिंग का फोर्स ऊपर, और दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। नेट फोर्स कितना है? जीरो, इसीलिए इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रहा है, ये दोनों फोर्स कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ बेसिकली आपका इक्वेशन क्या आता है, ये जब आप इस तरह से इसका इक्वेशन लिखते हो, यहाँ स्प्रिंग फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? के एक्स, और ग्रेविटी का फोर्स एम जी। ठीक है, इसको एक्स नॉट लिखता हूँ, ये एक्स नॉट है आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, एक्स नॉट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, ये जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग का। ठीक है, दिस इज एक्स नॉट। तो इक्वेशन क्या होगा? के एक्स नॉट इज एम जी, ओके, एंड एक्स नॉट इज एम जी बाय के। एक्स नॉट इज द एक्सटेंशन इन योर स्प्रिंग। ठीक है, एनएलएम में यहाँ तक स्टडी किया था, एनएलएम में ऑसिलेशंस नहीं थे। अब आपका क्या होगा, नाउ योर मासेस विल ऑल्सो हैव ऑसिलेशन। तो मैं काम करता हूँ, इसको नीचे खींचता हूँ, नीचे खींचने से दिख रहा है ब्लू एरो बड़ा हो रहा है। क्या है वो ब्लू एरो? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, ग्रेविटी के फोर्स को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अभी क्या हो गया, इस पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, अभी एक एक्सटर्नल फोर्स भी है जो मैंने लगाया, वो ड्रॉ नहीं किया। मैं जैसे ही छोड़ूंगा मेरा एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स रहेगा। तो ये मास किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा? ऊपर, क्योंकि ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, नेट फोर्स ज़्यादा है ना, तो ये ऊपर ऑसिलेट। ठीक है, तो ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप इस पे नेट फोर्स देखोगे, ये इसका नेट फोर्स है। ठीक है, थोड़ा सा और देता हूँ आपको, नेट फोर्स अच्छे से दिखाई देगा, दिख रहा है नेट फोर्स। तो ये जो मास है, ये मास आपका ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी इज रूट के बाय एम ओनली। तो स्प्रिंग वर्टिकल में रखने से या हॉरिजॉन्टल में रखने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ओके, दैट इज द आइडिया। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, दैट इज रूट के बाय एम ओनली। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक आइडिया जिसको अपन यहाँ पे देख सकते हैं। So the topic of this is spring mass system under constant external force। तो ना ये ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है, ये स्प्रिंग इज अंडर ग्रेविटी नाउ। मैं ग्रेविटी को ऑफ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने ग्रेविटी को ऑफ कर दिया। ओके, नाउ दिस इज अ नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम। मैं ग्रेविटी को अगर बढ़ा दूँ, चेंज कर दूँ, आप देखो फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस क्या चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजिशन चेंज हो रही है। यहाँ इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या है, यहाँ ये। ठीक है, ग्रेविटी को वीक करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस। स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, द एंगुलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, द फ्रीक्वेंसी ओनली द मीन पोजीशन चेंजेस, दैट इज द आइडिया। ओके, द स्प्रिंग नीड नॉट बी रिलैक्सड इन द मीन पोजिशन। द बेसिक आइडिया, मीन पोजिशन जब आप लिखते हैं ना, एसएचएम में हम एक वर्ड यूज करते हुए आ रहे हैं, मीन पोजीशन बोल रहे हैं हम उसको, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है
इक्विलिब्रियम में होता है मास, नेट फोर्स इज जीरो, स्प्रिंग फोर्स नीड नॉट बी जीरो। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ स्प्रिंग फोर्स जीरो थोड़े ना है, यहाँ स्प्रिंग फोर्स अच्छा खासा है, आपको दिखाई देगा ये रहा, स्प्रिंग फोर्स इज नॉट जीरो, ये ब्लू एरो इज स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, दैट्स द आइडिया। चलो इसको लिख ले हम लोग, दिस इज द आइडिया। द टाइटल इज स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। तो आपने क्या सीखा, वर्टिकल में रखने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली कोई भी कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स से स्प्रिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बैठ जाओ, इधर जगह खाली है। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ, और इसमें एक चीज़ मैं तो लिखना ही भूल गया कि यहाँ पे स्प्रिंग के का फॉर्मूला क्या है, रूट के बाय एम ओमेगा, सॉरी अरे क्या है, omega is root k by m. It only depends on the spring constant and the mass, कि spring का spring constant कितना है और ये mass कितना है। या this is what, this is the extension in spring इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये है आपका mg, ये है आपका kx0 एंड द इक्वेशन इज kx0 इज mg, सो x0 इक्वल्स mg बाय k। वो छोड़ो, ये नीचे का नहीं लिखना है अभी, यहाँ तक लिखना है, ये तो अभी आएगा, यहाँ तक आप लिख सकते हो। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या होती है, के बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, ये रहा ना फॉर्मूला, के बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये अपलोड कर दूंगा आज ही, आप ना बाद में नोट्स जो रहेंगे ना, प्लीज़ ना एक दो बार लेक्चर एटलीस्ट देखा करो, आपको बेटर समझ में आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अब ना हम लोग, आर्य आप ना देख के लिख लेना, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया ना। हाँ देखो, या इस केस में क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाय एम, इस केस में रूट के बाय एम है ना। यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, एम जी साइन थीटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मीन पोजीशन चेंज हो जाती है। अब वो नई मीन पोजीशन के अबाउट मास ऑसिलेट करेगा, लास्ट बार देख लेते हैं। ठीक है, मीन पोजीशन चेंज हो जाती है बस एक्सटर्नल फोर्स लगाने से। सो नाउ द मास विल ऑसिलेट अबाउट दिस मीन पोजीशन। अगर ग्रेविटी नहीं होती, सपोज ग्रेविटी मैं बंद कर दूँ, नाउ इट विल ऑसिलेट अबाउट दिस मीन पोजीशन, दिस इज़ योर मीन पोजीशन।
ठीक है, बस यही होता है, मीन पोजीशन चेंज हो जाती है। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी उतना ही है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, फ्रीक्वेंसी उतना ही ऑसिलेट कर रहा है। देखो मैं ग्रेविटी बढ़ाता हूँ, फ्रीक्वेंसी को चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ्रीक्वेंसी नहीं, अभी ज़ीरो है ग्रेविटी, अभी मैं बढ़ाऊँ ग्रेविटी, अब बढ़ा दिया मैंने, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे हो गया। ठीक, नहीं कहाँ है, ये ज़ीरो कर दिया इक्विलिब्रियम, यही तो है, ये रहा ना। वो थोड़ा देखने में लग रहा है आपको, ये देखो ये फ्री है, ये भी ऐसे ही है, वो थोड़ा है देखने में ये ब्लैक लाइन ना, ये मास का सेंटर बता रही है, इसीलिए समझे। हाँ, अगर मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा दिया था ना, तब आप देखोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपकी। ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तब, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है, या मास कम करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, समझ गए यहाँ तक, ठीक है, चलो। या तो ना अब कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है जिनका ना हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आना चाहिए। पहले हम ये वाला देखते हैं। दीज आर सम कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, सीरीज एंड पैरेलल में, तो जब हम स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब उसके स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। सीरीज में कनेक्ट करने से स्प्रिंग कांस्टेंट ना कम होता है, उसको कौन सा फॉर्मूला गवर्न करता है? ये वाला, ये वाला 1/k। सीरीज में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है 1/k1 + 1/k2। तो इमेजिन करो ये दो स्प्रिंग्स है आपकी, सीरीज में कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सपोज k है। तो सीरीज में कनेक्ट करने से वी कैन ट्रीट दिस एंटायर सिस्टम एज अ सिंगल स्प्रिंग, और वो सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा k सीरीज, वो ऐसे इस फॉर्मूला से आएगा, 1/k सीरीज इज 1/k + 1/k विच इज़ 2/k। सो k सीरीज कितना हुआ यहाँ से? k/2। तो k की स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है, स्प्रिंग ना और ढीली हो जाती है एक्चुअली। और अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे दो स्प्रिंग को तो ना स्टिफनेस स्प्रिंग का बढ़ जाता है। तो अगर ये दोनों का k है तो पैरेलल में कनेक्ट करने से k1 + k2 हो जाता है। देखो एक बार देख लो कि स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। ये है लो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्मॉल स्प्रिंग कांस्टेंट, ये ना रबर बैंड की तरह है, ठीक है। ये स्प्रिंग ना थोड़ी सी ऐसे ढीली रहती है, ये है शॉक एब्जॉर्बर की स्प्रिंग, ठीक है, हैवी स्प्रिंग होती है, हाई स्प्रिंग कांस्टेंट। सो is this clear? Low spring constant and high spring constant, high spring constant, low spring constant। चलो आगे बढ़े। सो जब आप स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज गिवन बाय k1 + k2। ओके, k1 + k2 इज द फॉर्मूला, इस तरह से। तो ये सीरीज के कॉम्बिनेशंस को देख लेते हैं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आप ये सीरीज में कनेक्टेड है स्प्रिंग, ठीक है, सपोज ये मास, अगर हम ये मास को खींचेंगे तो मास स्प्रिंग को खींचेगा। सपोज ये मास स्प्रिंग को फोर्स F से खींच रहा है, स्प्रिंग के ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये K2 वाली स्प्रिंग है, सपोज इसको ये मास F से खींच रहा है, मतलब हम मास को F से खींच रहे हैं। सो K1 K2 को कैसे खींचेगा, कितने फोर्स से, कितने फोर्स से? F से। क्यों? स्प्रिंग इज अ मासलेस ऑब्जेक्ट, मासलेस ऑब्जेक्ट्स पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए?
ज़ीरो, एम ए, एफ नेट इज एम ए ना, स्प्रिंग मासलेस होता है, एम इज ज़ीरो। सो मासलेस बॉडीज जैसे स्प्रिंग होती है उन पे नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। अब अगर K1 K2 को F से खींच रहा है तो K2 K1 को कैसे खींचेगा? F से, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये जो दीवार है ये K1 को कैसे खींचेगी? F से। तो जब स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो ना, उनमें सेम टेंशन होता है, सेम फोर्स लगता है हमेशा। सीरीज में अगर स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, द फोर्स इज सेम, ठीक है, फोर्स इज सेम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इज दिस क्लियर? या एक्सटेंशन दोनों में अलग अलग हो सकता है। एक्सटेंशन क्या होगा? इसमें एक्सटेंशन क्या होगा? x2 f बाई k2 ना, और इसमें एक्सटेंशन क्या होगा? f बाई k1। सो एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन द k। फोर्स सेम है, एक्सटेंशन अलग होगा, लाइक अगर k अलग है तो। अगर आप जब आप स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तब क्या होता है, जैसे ये आपकी दो स्प्रिंग है, ये दोनों आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं ये मास को x से खींचूँ, दोनों स्प्रिंग सेम लेंथ से खींचेंगी, है ना, इसमें भी K1 x का पुल आएगा, इसमें भी x का एक्सटेंशन आएगा। तो अब क्या होगा, ये दोनों स्प्रिंग मास को पुल करेंगी ऊपर। तो ये मास पे नेट फोर्स कितना पड़ेगा? K1x और K2x। तो इस पे ये मास पे नेट फोर्स कितना आएगा? K1x प्लस K2x, ठीक है। और अगर ये वाला केस देखो, इस वाले केस में ये मास का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मास को स्प्रिंग कितने फोर्स से खींच रही है? K2x2, है ना, F क्या है? K2x2 ना, सो K2x2। यहाँ फोर्स क्या होता है? K1x1, मतलब K1x प्लस K2x। सो इस केस में पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में एक्सटेंशन इज द सेम, फोर्सेज आर डिफरेंट। फोर्स क्या है इसमें? K1x, इसमें फोर्स क्या है? K2x। सो एक्सटेंशन इज सेम, फोर्स इज डिफरेंट। यहाँ पे फोर्स इज सेम, एक्सटेंशन इज डिफरेंट। दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। इसको थोड़ा विजुअली भी दिखाऊंगा, पहले आप ये समझ लो। ओके चलो इसको अपन लिख लेते हैं, स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। इसमें पूरा ये नहीं लिखना आपको ना, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये फॉर्मूला लिखना है, स्प्रिंग्स इन सीरीज का फॉर्मूला। एनएलएम में प्लीज स्प्रिंग्स स्टडी करो, ठीक है, एनएलएम। हाँ हाँ यस, आपको बस ये टाइटल लिखना है, मैं स्टार कर देता हूँ, जो भी लिखना है ये लिखना है, फिर ये डायग्राम बनाने हैं, फिर ये लिखना है, ये वाला पार्ट। सीरीज में कनेक्ट करने से स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। पैरेलल में वो बताता हूँ अभी, दे आर इन पैरेलल, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, विल सी। पैरेलल की कंडीशन क्या है? एक्सटेंशन इज द सेम। सीरीज में क्या होता है? फोर्स इज सेम, इसमें एक्सटेंशंस आर द सेम। हाँ ये डायग्राम देखा ना, ये रहा,
पैरेलल में कनेक्ट करने से ना स्प्रिंग्स और स्टिफ हो जाती हैं, सीरीज में कनेक्ट करने से वो ना और ढीली हो जाती हैं स्प्रिंग्स जो है। लिखा ये रहा। तो यही आपका फॉर्मूला है। कई ये देखो ये रहा, ये जो है ना यही फॉर्मूला है। दो स्प्रिंग्स के लिए ना अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स कनेक्टेड है तो इसमें 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 हो जाएगा। दो के लिए ये फॉर्मूला है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। एलसीएम लेके लिखोगे ना, प्रोडक्ट ऑफ द केस अपॉन सम ऑफ द केस, ये फॉर्मूला हो जाता है। और टाइम पीरियड इज 2π/2π√m/k, जो भी फॉर्मूला आएगा ks का सीरीज। इसको थोड़ा अपन अप्लाई करके करेंगे। आपका जो मेन स्टडी है ना वो लेक्चर में ही होना चाहिए। ऐसा मत सोचो अभी मैं लिख लूँगा फिर घर जाके पढ़ूँगा, ऐसे नहीं होता। अभी करना है आपको। जितना हो सकता है ना अभी उतना पढ़ो, उसके बाद सप्लीमेंट करो उसको खुद से। आगे बढ़े। या नेक्स्ट पैरेलल, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ठीक है, स्प्रिंग्स इन पैरेलल के ना ये 3 केसेस हैं। ये थोड़ा सा आपको देख के लगेगा शायद पैरेलल नहीं लग रहा, बट इट इज़ पैरेलल। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मेरे पास ये मास है और अगर मैंने उस मास को डिस्प्लेस किया सपोज x से, x, तो पहले तो ये स्प्रिंग का कंप्रेशन भी x होगा और इसका एक्सटेंशन x होगा, एक्सटेंशंस आर द सेम। ये स्प्रिंग क्या करेगी, आपने मास को शिफ्ट किया है तो ये कंप्रेस हो गई है तो ये धक्का देगी कितने से, k2x से, और ये एक्सटेंड हो गई है, ये पुल करेगी k1x से। तो मास पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा k1x प्लस k2x। पैरेलल में यही होता है ना, यहाँ भी वही चीज़ होगी। ये मास नीचे जाएगा, ये स्प्रिंग इसको खींचेगी k1x से, ये खींचेगी k2x से। यहाँ भी सेम चीज़ है, मास अगर नीचे गया, ये ऊपर वाली एक्सटेंड हो गई है तो ये ऊपर से पुश करेगी k1x से, नीचे वाली धक्का देगी k2x से। तीनों केस में नेट फोर्स इज k1x प्लस k2x ओनली। ओके, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हो जाता है k1 प्लस k2। ये पैरेलल के स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला है। सो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k। चलो इसको अपन लिख ले। क्या क्या लिखना है, डायग्राम बनाने हैं ये, और ये फॉर्मूला लिखना है, बस। दिस इज एनफ।
इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। हो गया सबका? बाकी देख लेना, ठीक है, अपलोड कर दूंगा आपको चाहिए तो।